हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और कितनी तैयारी अच्छी है वो आज टेस्ट कर लेते हैं। आपको मैं क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रीड करूंगा। आपको सोल्व करना है, पॉज कर लेना, या आपको मैं टाइम दूंगा, आप सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद फिर मैं उसको आपका मैच कराऊंगा। आप देखना सही है गलत है, उससे दो बेनिफिट होंगे। अगर आप पर आता है तो वो चेक हो जाएगा, नहीं आता तो आप सीख लोगे। देखिए, इस वीडियो से काफी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आने की उम्मीद है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि एक यही ऐसा चैनल है जो आपके कम समय में बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। खासकर उन लोगों के लिए हम काम करते हैं जो लोग पेड कोर्स परचेज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल कवर आपका एक इंफॉर्मेशन हो रहा है कि देखिए, फतेह सीरीज 2 चल रही है, फतेह सीरीज 2। उसमें टॉपिक वाइज मैं मानता हूं अभी तो कुछ टॉपिक ऐसे चल रहे हैं कि कुछ लोगों को लगेंगे ये टॉपिक कुछ खास नहीं है। लेकिन जो लगता नहीं है खास, उसी में से आ जाता है कुछ खास। फिर आप सोचते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है। इसलिए मैं डीपली तैयारी करा रहा हूँ। फतेह सीरीज में आप उसको जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, ये मानते हुए आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि इसमें आपको कोई लॉस नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आपकी स्क्रीन पर था। करने वालों ने इसको कर भी लिया होगा। तो देखिए, मैं इसको सोल्व करता हूं। अगर आपने अभी नहीं किया है तो इसको पॉज कर लीजिए और आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पूछ रहे हैं कि बताइए इसमें बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको निकालना है तो ब्रेक इवन पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स। फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन। अब आप यहां देखोगे तो पहली बात तो आपके लिए यहां पर सेल्स तो है, फिक्स कॉस्ट नहीं है और कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो पहले तो आपका लाना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट। पहले क्या लाना पड़ेगा आपको? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप? आपको सेल गिवन है, तो आप क्या करेंगे? जो आपकी सेल गिवन है, बिक्री है जो आपके पास, इसमें से आप माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। क्या माइनस कर देंगे? वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, और साथ ही माइनस कर देंगे अपने प्रॉफिट को भी। जो आपका प्रॉफिट है इसको भी आप माइनस कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा आपका, भाई आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि दोनों को माइनस करोगे, किसको? प्रॉफिट और वेरिएबल कॉस्ट। तो देखिए, आपकी सेल कितनी है यहां पर? सेल दी हुई है आपकी यहां पर 1 लाख रुपए, माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी? 50,000, प्लस प्रॉफिट है कितना आपके पास? 20 लाख, 20,000। तो ये हो गया आपका 70,000। जब आप 70,000 माइनस करेंगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 30,000। फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? 30,000। ठीक है, ये है आपकी फिक्स कॉस्ट। तो एक तो आ गया फिक्स कॉस्ट क्या है। लेकिन अब भी प्रॉब्लम क्या है? आपको अब कंट्रीब्यूशन नहीं पता कि कंट्रीब्यूशन क्या है। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कंट्रीब्यूशन भी चाहिए सी। कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला है? तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है, आप सेल्स में से माइनस कर देते हो वेरिएबल कॉस्ट। और यहां पर आपको सेल कितनी दी हुई है? 1 लाख रुपए आपको सेल दी हुई है। इस सेल में से आप माइनस कर दोगे वेरिएबल कॉस्ट। ये कितनी दी हुई है? 50,000। वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 50,000। तो कितना आ जाएगा आपका? सिंपल आपका 50,000 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास फिक्स कॉस्ट भी है, आपके पास कंट्रीब्यूशन भी है। तो आ जाइए वापस अपने फॉर्मूले पर। तो हमें निकालना था बीईपी। तो यहां पर आप देखिए फिक्स कॉस्ट कितनी है यहाँ? 30,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 30,000 इंटू सेल्स कितनी है? 1 लाख। तो सेल्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं सेल्स की जगह, और होल अपॉन कंट्रीब्यूशन। होल अपॉन कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन को लिख देते हैं। तो कंट्रीब्यूशन है आपका, अभी हमने निकाला है 50,000। तो 50,000 यहां लिख देते हैं। तो देखिए, 4 जीरो से ये 4 जीरो कट हो गई, और 5 से डिवाइड कर देते हैं 100 को, तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, 20 के यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, और आपकी 3 और 1 4 जीरो आ जाएंगी। तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट
ये है आपका 60,000। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 60,000। उम्मीद है मुझे आपका काफी लोगों का सही आ गया होगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हैं कितने नहीं। चलो मैं आपके लिए फॉर्मूला दे देता हूं, आप कहाँ से इनको याद करोगे। देखिए ये फॉर्मूलाज हैं, आप यहां से याद कर सकते हैं, ये टोटल फॉर्मूले। और विश्वास मानना ये 2 पेज के फॉर्मूले आपको कम से कम, आप अगर प्रीवियस पेपर के पीजीटी का भी पेपर उठा के देखेंगे तो वहां भी 4 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आए हुए हैं। तो इसको आप चैप्टर को अच्छे से कर लें। वैसे मैं फतेह सीरीज जो चल रही है उसमें भी कराऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिलहाल आप फॉर्मूले याद कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये फॉर्मूले देखिए, ये आपको जो ये पीपीटी है ये आपको पीडीएफ मेरा चैनल जो है टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर आप हक आपका आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैं आपको दे दूंगा इसमें, वहां पर आपको ये पीपीटी भी मिल जाएगी। आप इसको कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। विश्वास मानना आपके लिए इतना अच्छा कलेक्शन किया है क्वेश्चंस का कि एक से एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ आपको दिया हुआ है चालू अनुपात। क्या दिया हुआ है? चालू अनुपात दिया है, तरल अनुपात दिया है, कार्यशील पूंजी दी हुई है, और आपसे कहा है स्टॉक बताइए। मतलब यू आर गिवन स्टॉक, oh sorry, you have to find stock, and you have been given current ratio 2.5 and liquid ratio 1.5. Working capital is rupees 60,000. Now you have to find stock, value of stock. तो स्टॉक की वैल्यू बतानी है हमें यहाँ पर। तो इसके लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप इसको करके देखिए। तब तक मैं आपको देखिए यहाँ से क्वेश्चन लेके चलेंगे हम। हमें पता है स्टॉक जो आता है, स्टॉक जो डिफरेंस होता है, स्टॉक का जो स्टॉक क्या होता है आपका, स्टॉक होता है आपका स्टॉक, स्टॉक होता है किसका डिफरेंस। अगर आप अंतर कर दोगे करंट एसेट में से, माइनस कर दोगे लिक्विड एसेट, करंट एसेट में से लिक्विड एसेट कम कर दोगे तो स्टॉक आ जाता है। अब यहां पर आपको कुछ नहीं दिया, ना लिक्विड एसेट ना करंट एसेट, तो देखिए अब क्या करोगे आप देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है करंट रेशो। क्या दिया हुआ है? करंट रेशो, चालू अनुपात। तो ये दिया हुआ है आपका, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर ये दिया हुआ है 2.5 अपॉन 1, अपने पास से 1 लिख लेते हैं करंट एसेट, और अपॉन में करंट लाइबिलिटी। तो यहां अगर मैं मान लेता हूं, अगर मैं यहां लेट कर लूं, माना कर लूं, लेट कर लूं कि माना, क्या माना कि जो आपकी करंट एसेट है, करंट एसेट को अगर मैं मान लेता हूं 2.5x, तो आपकी करंट लाइबिलिटी कितनी होगी? तो करंट लाइबिलिटी हो जाएगी x। बात ठीक है यहां तक? चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, अगर आपको दिया हुआ है लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है आपका ये होता है लिक्विड लिक्विड रेशो का। किसका? लिक्विड रेशो का। अब यहाँ लिक्विड रेशो कितना दिया हुआ है? 1.5 अपॉन 1 अपने पास से मान लेते हैं। करंट एसेट कितनी दी हुई है? सॉरी लिक्विड, लिक्विड एसेट मान लेते हैं यहाँ, सॉरी लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट और अपॉन में हो जाएगी करंट लाइबिलिटी। तो ये करंट लाइबिलिटी तो आपने एक्स माना हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब आपकी फिर ये लिक्विड एसेट कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1.15x। अब आपके पास तीन चीज हो गई, करंट एसेट 2.5x, लिक्विड एसेट 1.5x, और करंट लाइबिलिटी x। अब इसी से हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए वर्किंग कैपिटल हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें? वर्किंग कैपिटल हमें दिया हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ पर वर्किंग कैपिटल कितनी है? 60,000 दी हुई है क्वेश्चन में, 60,000 लिख देते हैं। देखिए इसके जैसे क्वेश्चन आप 2000, अगर लास्ट ईयर का भी पेपर देखोगे जो लास्ट टाइम हुआ है अभी पीजीटी का, वहां भी इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसलिए मैं आपको इसको लेकर आया हूं, इस क्वेश्चन को भी जरूर। तो करंट एसेट कितना है? तो करंट एसेट आपका दिया हुआ है 2.5x माइनस
करंट लाइबिलिटी क्या है एक्स। तो जब आप इसको माइनस करेंगे ये बचेगा 1.5x, मतलब 2.5x में से एक एक्स कम कर दिया तो 1.5x बच गया। तो ये आ गया आपका 60,000। ठीक है। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 60,000 के अपॉन में चला जाएगा 1.5, इधर क्या बचेगा x, पॉइंट हटाएंगे 0 लगाएंगे, 15 से कर देंगे डिवाइड, 15 चौका 60, 15 फोर जा 60, तो ये आ जाएगा आपका 40,000। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 40,000 आ गई x की वैल्यू। ठीक है जी। x की वैल्यू कितनी आ गई है, ₹40,000 आ गई है आपके x की वैल्यू। अब आ जाइए यहाँ पर, अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए करंट एसेट आपने कितनी मानी हुई है, 2.5x। लिक्विड एसेट कितनी मानी हुई है आपने, आपने मानी है 1.5x। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए। देखिए 2.5 x की वैल्यू अभी निकाल कर आयो आप नीचे 40,000, यहाँ लिख दो 40,000 माइनस 1.5, और किसकी वैल्यू रखनी है यहाँ, x कितनी है 40,000। तो आप क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए, 40,000 लिया कॉमन, और अंदर क्या बचेगा आपका 2.5 माइनस 1.5। तो 40,000, 40,000 इंटू 2.5 में से माइनस करोगे जब आप 1.5 को, तो क्या बचेगा एक, तो एक बच जाएगा, एक एक की मल्टीप्लाई करोगे तो 40 ही आएगा, क्या आएगा 40। तो 40,000 आपका स्टॉक हो गया। ठीक है, स्टॉक कितना है 40,000। देखिए आपको समझाया है इसलिए लेट हो गया, वरना आप इसको ओरल कर सकते हो। ओरल कैसे करोगे, देखो भाई 2.5 और 1.5 का एक एक्स अंतर आ गया, तो ये क्या है आपका एक एक्स, एक एक्स जो आ रहा है ये है आपका स्टॉक, क्योंकि इन दोनों में जो अंतर होता है वो स्टॉक का ही होता है, तो स्टॉक क्या है एक एक्स। ठीक है। अब यहाँ देखिए कार्यशील पूंजी, तो कार्यशील पूंजी क्या होती है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ करंट लाइबिलिटी कुछ नहीं है तो एक है, तो देखिए 2.5 में से एक कम करोगे तो कितना बचेगा, 1.5 बच जाएगा। तो 1.5 बराबर 15 दे रखा, तो एक बराबर कितना होगा 40,000। आप ओरल भी कर सकते हो, ये तो मैंने आपको करके दिखाया है ताकि आगे आप ओरल भी कर दो, आगे इतना टाइम आपको नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर आपका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, What is the effect of the decrease in the variable cost on BEP? परिवर्तनशील लागत में कमी का परिवर्तनशील लागत में कमी का लागत प्रभावी लागत पर क्या असर पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट कह रहे हैं इफेक्ट ऑफ द डिक्रीज, अगर आप डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को कम कर देते हैं तो इसका बीईपी पर क्या फर्क पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ द डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट ऑन बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा। तो याद रखना, ब्रेक इवन पॉइंट पर असर पड़ता है तो कि ये डिक्रीज हो जाती है, ये डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट बताता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां आपको ना प्रॉफिट हो रहा है ना आपको लॉस हो रहा है, आप बिल्कुल सेफ हैं, मतलब अपनी कॉस्ट निकाल रहे हैं। और वहीं आप अगर कॉस्ट को कम कर दोगे तो फिर आपका बीईपी, वेरिएबल कॉस्ट को कम कर दोगे तो आपका बीईपी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या होता है आपका, ये डिक्रीज हो जाती है। और इसी के साथ अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं कि अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होती है तो बीईपी क्या होता है, तो बीईपी में क्या होता है, बीईपी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो आप देखिए मैंने यहां पर बताया था ये दोनों में क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट है। अगर आपकी डिक्रीज हुई, अगर वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हुई तो आपका बीईपी भी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। आप बात कर रहे हैं फिक्स कॉस्ट की, अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो आपका बीईपी भी क्या हो जाता है, ये भी इंक्रीज इसमें भी हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। तो याद रखना दोनों कॉस्ट बीईपी के साथ चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है और अन्य साझेदार के बिना उसे भुगतान किए
फर्म की संपत्ति से व्यापार को चलाते रहते हैं तो जाने वाले साझेदार का अधिकार बनता है। क्या अधिकार बनता है? भाई ये यूं कह रहे हैं कि ए बी सी तीन पार्टनर है। अगर इसमें से बी चला जाता है तो बी जब जा रहा है तो बी को बेचारे को पेमेंट तो दिया नहीं जो इसका निकल रहा था बिजनेस में। ए और सी ऐसे ही बिजनेस करते रहे, इसके पैसे से भी बिजनेस करते रहे ऐसे ही, इसको पेमेंट नहीं कहा किया। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा मतलब, तो उसको क्या अधिकार है? बी को क्या अधिकार मिलेंगे? उसे देय राशि पर 6% वार्षिक वार्षिक पर एनम की दर से ब्याज पाने का अधिकार है, या फिर फर्म के लाभ में से अंश पाने का, जो फर्म की संपत्ति में उसका अंश के अनुपातिक हो, उसका अधिकार है, या आपस में सहमत सहमत दर से ब्याज पाने का, या उसे देय राशि पर बैंक द्वारा ली जाने वाली दर से ब्याज पाने का अधिकार है। तो बताइए यहाँ इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर इसका आपने दे दिया होगा। अब चलो इसके मैचिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर बी जाता है तो पहली बात यहाँ दो कंडीशन बनती हैं। पहली बात, जब समझौता हो, जब साझेदारी समझौता हो, समझौता मतलब समझौते को इंग्लिश में क्या कहेंगे? जब पार्टनरशिप डीड हो, जब पार्टनरशिप डीड हो, तो जो भी आपने डीड में लिख रखा है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड में लिख रखा हम तो 15% ब्याज देंगे, अगर कोई जाता है उसका पैसा पेमेंट नहीं करते तो 15% ही उसको ब्याज देना, या जो भी लिख रखा हो आपने एग्रीमेंट में। क्या आप यहाँ यूं बताइए, क्या यहाँ एग्रीमेंट की बात करी है? क्या ये कह रहा है कि यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं है? जब कोई साझेदार जाता है तो अन्य साझेदार उसको बिना किसी भुगतान के फर्म की संपत्ति में से, तो यहाँ यूं थोड़ी कहा है कि एग्रीमेंट है या नहीं है। तो इसका मतलब तो हो सकता है उनका एग्रीमेंट हो। तो जब उनका एग्रीमेंट, जो भी उनका एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से वो अपना दर से ब्याज दे देंगे उसको, सी ऑप्शन हो जाएगा। भाई जैसा भी पार्टनरशिप डीड होगी उसमें जो भी रेट लिखी होगी जिस पर भी वो सहमत थे, जिस दर पर भी, उसी दर से उसको ब्याज दे देंगे, वो ब्याज पाने का अधिकारी होगा। लेकिन इसके साथ अब दूसरी बात सुनो, यदि दूसरी बात यह है कि यदि समझौता नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो यहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन सेक्शन कौन सा काम करेगा? 37 सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, याद रखना, ये अप्लाई हो जाता है। और ये कहता है, ये क्या कहेगा? ये कहता है कि अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया था तो अब उसके पास दो ऑप्शन हैं। क्या ऑप्शन है? कि भाई जो भी उसका पैसा निकला, या तो उस अमाउंट पर, या तो उस अमाउंट पर आप इंटरेस्ट देंगे। आप उसको अधिकार है, मतलब वो जो चाहे वो लेगा, वो इंटरेस्ट ले सकता है, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, 6% पर एनम इंटरेस्ट ले सकता है जाने वाला पार्टनर। अगर उसको पेमेंट नहीं कर रहे, बिजनेस ऐसे चलाते हो और कोई एग्रीमेंट भी नहीं है, कोई समझौता भी नहीं है, तो वो ले सकता है आपसे 6% ब्याज उस पैसे पर जो आपका, आपने उसको यूज किया है। दूसरा ऑप्शन क्या है? वो देखेगा उसको किस में, कौन से में ज्यादा फायदा हो रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या कर सकता है वो? दूसरा अधिकार भी है उसको, क्या? जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में वो जब तक उसका पैसा आप नहीं दोगे, उसके रिटायरमेंट से लेकर उसमें हिस्सा हो लेगा वो। और हिस्सा कैसे लेगा? जो भी उसको अमाउंट दे रहे थे, आप उस अमाउंट की तो मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और अपॉन टोटल, दोनों जो बचे पार्टनर हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, उसको लिखना कैपिटल क्या है, और प्लस ये जो जा रहा था इसका भी पैसा अमाउंट कितना इसको दे रहे हैं उसको भी लिखना, और इससे जो भी आएगा इस पैसे को वो लेगा। ठीक है, इसको अगर एग्जाम्पल में समझें तो देखिए इनकी कैपिटल एग्जाम्पल में बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे आपको क्या करना है, बस प्रॉफिट लिख लेना है, 1 लाख जैसे प्रॉफिट है, और जाने वाले का पैसा कितना था? जाने वाले को 40,000 रुपए देने थे, तो 40,000 यहाँ लिख लो। और उन दोनों की कैपिटल कितनी है? मान लेते हैं उन कैपिटल उनकी 30-30 हजार है, तो 30-30 हजार उनकी कैपिटल है, तो 30 पहले की 30 दूसरे की 60,000 कैपिटल होगी,
40,000 ये अमाउंट भी जोड़ना जो उसको देना था, तो कितना आ जाएगा 60,000। सॉरी, 30, 30, 60 और 40, 1 लाख। तो 1 लाख ही आ गया। 1 लाख से 1 लाख कट कर देगा, तो वो 40,000 रुपए। तो वो 40,000 रुपए भी ले सकता है, पहला ऑप्शन। या आपसे जो आप उसको, उसके जो आपने 40,000 रुपए नहीं दिए थे ना, जो उसके 40,000 रुपए नहीं दिए थे, वो रिटायर वाले पार्टनर के पैसा नहीं दिया था, उस पर 6% ब्याज भी ले सकता। अब वो दोनों करके देखेगा, 6% निकाल कर देखेगा, तो यार 6 चौक 24 और 20 2400 रुपए। अब देखो, एक तरफ तो 2400 रुपए मिल रहे हैं, एक तरफ 40,000, तो कौन से लेगा वो 40,000। तो यदि एग्रीमेंट है, तो जैसा एग्रीमेंट हो ऐसा दे देना इंटरेस्ट। एग्रीमेंट नहीं है तो सेक्शन 37 अप्लाई होगा, याद रखना। इंटरेस्ट भी ले सकता है 6% पर एनम, और दूसरा प्रॉफिट में से हिस्सा भी ले सकता है, अपने पैसे के ही अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ, ये टॉपिक को इतना हार्ड नहीं है, ये 12th क्लास में भी आपको पढ़ाया जाता है, तो आप 12th क्लास में भी इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बीकॉम में भी पढ़ा होगा आपने ये, और 12th में भी पढ़ा होगा, दोनों में ही पढ़ा होगा। नेक्स्ट, एक व्यवसाय का शुद्ध उधार 1,75,000 रुपए था। देनदार आवर्त अनुपात 8 था, 8 गुना है। वर्ष के अंत में देनदार प्रारंभ के देनदारों से 7,000 रुपए अधिक थे। प्रारंभ के देनदार कितने होंगे, ये आपको बताना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से इसको, वीडियो को पॉज करो और करो। देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, बात हो रही है यहाँ पर डेटर्स टर्नओवर रेशो या बिल्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो यहाँ पर डेटर्स टर्नओवर रेशो की बात हो रही है, टर्नओवर रेशो। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल मतलब उधार बिक्री कितनी करी आपने, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर्स के डेटर्स एवरेज कितने हैं। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है आपका एवरेज डेटर्स। अब यहाँ पर आपको जो जो इंफॉर्मेशन दी है, चलो उसको लिख दीजिए। देखिए, आपको दिया हुआ है डेटर्स रेशो, दिया हुआ है 8 गुना। ये कितना है? 8 गुना। तो 8 लिख दीजिए यहाँ, 8 गुना, क्योंकि गुना में ही होता है। क्रेडिट सेल उधार, शुद्ध उधार बिक्री भी दी हुई है। भाई वाह, क्वेश्चन तो सारा हो गया। 1,75,000 रुपए दी हुई है आपको बिक्री, अपॉन। अब यहाँ कह रहा है कि जो, अब यहाँ एवरेज डेटर्स होने चाहिए। एवरेज डेटर्स का क्या फॉर्मूला? एवरेज जो डेटर्स होते हैं उनका फॉर्मूला ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स और अपॉन 2, ये होता है। अब यहाँ कह रहा, जो क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा वर्ष के अंत में जो देनदार हैं वो प्रारंभ के देनदारों से 7 अधिक हैं। वर्ष के अंत वाले अधिक हैं। देखिए, वर्ष के शुरू में तो थे एक्स, वर्ष के शुरू में कितने थे? एक्स डेटर्स। और वर्ष के अंत में कितने हो जाएंगे? एक्स, और एक्स में प्लस कर दो कितना? 7,000, क्योंकि ये 7 ज्यादा है। और अपॉन इनको 2 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? डेटर्स आ जाएंगे। अब इसी को हम यहां रख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, अभी सोल्व कर लो। और 1x 2x प्लस 7,000 और अपॉन में 2। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इसको। तो भाई आपके एवरेज डेटर्स कितने हैं? एवरेज डेटर्स हैं 2x प्लस 7,000 और होल अपॉन आपको ये 2 है। ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ये जाएगा 8 इजिकल टू, तो जब 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 175 दूनी, तो ये आ जाएगा आपका 10, 10 की 0, ये आ जाएगा आपका 350। तो ये आ जाएगा 350 और 3 0। ठीक है। और अपॉन में क्या है? अपॉन में है आपका 2x प्लस 7,000। अब आपको पता है इन दोनों की मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी? 8 में हो जाएगी। तो कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 8 दूनी 16x प्लस 8 सत्ते 56x, 56,000। ये आ गया आपका 56,000। और इधर कितना है? इधर आपका 3,50,000, 3,50,000। तो उधर जाकर ये 16x, उधर माइनस हो जाएगा 3,00,000
50,000, इसमें से आपका माइनस हो जाएगा क्या? 56,000। 56,000 उधर माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? भाई 50 तो यही हो गए, 6 और चले गए, तो 2,94,000 बचा। 2,94,000, इसके अपोन में कितना आ जाएगा? 16,000। और इधर क्या बच जाएगा? एक्स। तो यहां पर क्या करना है आपको? 2,94,000 को डिवाइड कर लेना है, किससे? 16 से। तो जब आप 16 से डिवाइड करोगे तो ये आपका जाएगा 16, 16 एकम 16 हो जाएंगे आपके। और यहाँ से 16 दूनी 32 का है, 16 एकम 16, और ये आ जाएगा आपका फाइनल 183,183,75। ठीक है, तो ये क्या आ गया? एक्स आ गया। एक्स क्या माना था आपने? एक्स माना था कि प्रारंभ में आपके डेटर्स कितने हैं, और यही इसने पूछा था। तो प्रारंभ में कितने डेटर्स होंगे? 18,375। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लें, फॉर्मूला याद रखें। याद रखना, जब रिसीवेबल की बात आती है तो यहाँ क्रेडिट सेल लेते हैं, और जब बात आती है आपकी पेबल की तो यहाँ पर आपका परचेज लेते हैं। दोनों फॉर्मूले अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी आंकड़ों में छल कर सकती है, प्रदर्शन कला की नीति अपना सकती है। प्रदर्शन कला मतलब विंडो ड्रेसिंग। कंपनी में अडोपा पॉलिसी ऑफ, या थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसको कर लेते हैं। पॉलिसी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या है ये तो आपको पता ही होगा। विंडो ड्रेसिंग कर सकती है एक कंपनी, ठीक है, बाय मैनिपुलेटिंग द डेटा सच एज। अब देखिए हम क्वेश्चन को। तो विंडो ड्रेसिंग होता है अपने व्यापार की स्थिति जो है उसको ना दिखाना, बल्कि उसको और बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। तो कैसे कैसे उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखा सकती है? देखिए आपके पास ऑप्शन है। पहला, स्टॉक की वैल्यूएशन में गड़बड़ी करके दिखा सकती है, पहली बात। दूसरा, किराए के दायित्व को छोड़ देना, जो आपका ओमिटेड ओमिशन कर सकती है लाइबिलिटी फॉर गुड्स परचेज। ओमिटेड कर सकती है लाइबिलिटी फॉर गुड्स परचेज। ओमिटिंग द ओमिशन ऑफ लाइबिलिटी, इसको सही कर लेते हैं। अब देखिए, ओमिशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ गुड्स परचेज, किराए का दायित्व को छोड़ देने के द्वारा विंडो ड्रेसिंग हो सकती है। अल्पकालीन दायित्व को दीर्घकालीन ऋण मानने के द्वारा विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, या अगले वर्ष से संबंधित पेशगी एडवांस प्राप्त रोकड़ के लेखे द्वारा। तो आपको इसमें से ऑप्शन छांटना है, विंडो ड्रेसिंग किससे हो सकता है। तो देखिए पहली बात, अगर आप स्टॉक के वैल्यूएशन में गड़बड़ी कर रहे हैं तो भी विंडो ड्रेसिंग हो सकता है। दूसरी बात, अगर आप ओमिशन कर रहे हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी फॉर द गुड्स ऑफ परचेज, आप इसको ओमिशन कर रहे हैं, मतलब किराए के दायित्व को छोड़ देने के द्वारा भी आप विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ आपके दोनों ऑप्शन सही हैं, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी क्या करती है विंडो ड्रेसिंग में, जो स्थिति होती है बिजनेस की उसको और बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है। तो कैसे दिखाएगी? अपने स्टॉक को ज्यादा करके दिखा देगी। दूसरा, जो आपके दायित्व है लाइबिलिटी उसको हटा देगी, कह देगी मेरे पास इतनी लाइबिलिटी है ही नहीं। लेकिन अगर आप इस लाइबिलिटी को शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट कर दो, लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में, तो लाइबिलिटी ही रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे, यहाँ पर रोकड़ आपको जो प्राप्त होगी, इससे रोकड़ बढ़ा है, कोई सी भी साल की बढ़ी, लेकिन रोकड़ तो बढ़ा ही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए ऑप्शन आपका क्या सही होगा? 1 और 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है उचंत खाता, सस्पेंस अकाउंट इज शो। तो ये कहां पर दिखाया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, या इज इट नो शो एनीवेयर, कहीं नहीं दिखाया जाता है। तो ये बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। और ये भी याद रखना कि बैलेंस शीट में भी ये कहां पर दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में व्हेन बोथ टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस आर नॉट इक्वल, जब दोनों साइड इक्वल नहीं आती हैं तो ये
जरूरी हो जाता है कि हमें तो फाइनल अकाउंट बनाने हैं जरूरी। तो हम क्या करते हैं, सम टाइम के लिए जो अमाउंट आता है डिफरेंस का, उसको जो साइड भी कम होती है सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिख देते हैं। अगर डेबिट बैलेंस होता है, अगर डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज सो द एसेट, तो वो तो एसेट होगा। और इन द बैलेंस शीट, एंड अगर क्रेडिट बैलेंस होता है ऑन द लाइबिलिटी साइड, तो वो लाइबिलिटी साइड में आता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम, एवरेज एवरेज स्टॉक दिया हुआ है आपको 8000। व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट एट 25% एक्सिस ओवर द सेलिंग प्राइस कॉस्ट। तो वीडियो को कर दीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को करके जल्दी से दिखाइए। क्या बताना है आपको, आपको बताना है व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। आपको क्या बताना है, आपको बताना है ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट एट 25% एक्सिस ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्ट। और यहाँ ये भी बात है कि विक्रय मूल्य लागत से 25% अधिक सकल लाभ की राशि क्या होगी। विक्रय मूल्य लागत से 25% अधिक है। जो आप सेल करते हो वो क्या करते हो, सेल करते हो आप कॉस्ट, कॉस्ट में ऐड कर देते हो 25% अधिक। 25% किसका, कॉस्ट का। ये आता है आपका सेल, सेलिंग प्राइस आता है ये। तो बताओ यहाँ पर सकल लाभ क्या होगा। चलो तो वीडियो पॉज कर दीजिए और आप सोल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर मेरा वीडियो देखना। मैं आगे क्वेश्चन को शुरुआत करता हूँ कैसे करना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्कंद आवर्त अनुपात, तो देख लेना, यहीं से आपको रास्ता मिलता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। क्या गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो गिवन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बेचे गए माल की लागत, और अपॉन होता है एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक इसका फॉर्मूला होता है। तो आईटीआर क्या दिया हुआ है, 6, 6 गुना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं पता। एवरेज इन्वेंट्री कितनी दी हुई है, 8000। मल्टीप्लाई कर देंगे इसके यहाँ, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ जाएगा, 48,000। तो माल की लागत कितनी है, 48,000। अब माल की लागत कितनी है, 48,000। अब इसका 25% कितना है, वो है आपका प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट 25% है ना कॉस्ट का। तो 48,000 का 25% निकाल दो। 25% का मतलब क्या होता है, उसका 4 टुकड़े कर दो। तो 4 टुकड़े कर दो, 25 से इसको डिवाइड कर लो, देखो अभी 4 ही बन गया। 4 से इससे तो इसको ही काट लेते सीधा, 4 एक 4, 4 दूनी 8। तो ये आ गया आपका 12,000। तो ग्रोस प्रॉफिट कितना होगा, 12,000 आ जाएगा। ठीक है, पुट द पुट द वैल्यू गेट द आंसर। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फटाफट ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एल्टन मियो का जन्म स्थान बताइए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, अमेरिका। एल्टन मियो, एल्टन मियो जो थे ये कहाँ के थे, ये थे आपके ऑस्ट्रेलिया के थे। कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के। इनके बारे में देख लीजिए। मानवीय व्यवहार की जो नई विचारधारा थी वो एल्टन मियो ने ही शुरुआत करी थी इसकी। जॉर्ज एल्टन मियो ने। इनका जन्म 26 दिसंबर 1980 को एडीलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तथा 7 सितंबर 1949 को गिलफोर्ड इंग्लैंड में इनका निधन हो गया। जन्म ऑस्ट्रेलिया में, मरण इनका इंग्लैंड में। तो इन्हें याद क्यों रखना है, इनके दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आते हैं। हार्थन प्रयोग किया था इन्होंने, एक क्वेश्चन। दूसरा, मानवीय व्यवहार की विचारधारा, ये इन्होंने, दोनों ही इनके बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। तो आप इनको याद रखें, मानवीय व्यवहार की विचारधारा और हार्थन प्रयोग एल्टन मियो ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमबीओ क्या होता है, एमबीओ, एमबीओ होता है मैनेजमेंट बाय
ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंशन में उद्देश्य उल्लेखित होते हैं। निर्देशन के लिए बताए जाते हैं, इसमें निर्देशकों के लिए, डायरेक्टर्स के लिए उद्देश्य बताए जाते हैं, प्रबंधकों के लिए, मैनेजर के लिए बताए जाते हैं, मैनेजर्स के लिए बताए जाते हैं, वर्कर्स कर्मचारियों के लिए बताए जाते हैं, या इन सभी के लिए बताए जाते हैं। तो देखिए मैनेजमेंट बाय और ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य द्वारा प्रबंध में जो उद्देश्य बताए जाते हैं वो इन सभी के लिए बताए जाते हैं उद्देश्य, उसके अकॉर्डिंग इन्हें काम करना है। देख सकते हैं कि उद्देश्यों का प्रबंध एमबीओ के सिद्धांत का प्रतिपादन जो हुआ था वो वर्ष 1954 में पीटर एफ ड्रेकर, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखना, पूछा भी हुआ है आपसे कि एमबीओ किसने दिया था। तो ये दिया था पीटर एफ ड्रेकर ने। और कहां पर दिया था? अपनी पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में किया था। इसमें क्या बताया जाता है कि प्रभावी प्रबंध सदैव उद्देश्य उन्मूलन होता है तथा प्रबंधकों और सभी सहयोगों के प्रयत्न संगठन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्देशन होने चाहिए। तो क्या बात यहाँ पर स्पष्ट है कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध के अंतर्गत सभी कार्य करने वाले वरिष्ठ और अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं वो संयुक्त रूप से एक निश्चित समय अवधि में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य और परिणामों का की पहचान उन्हें निर्धारित करना चाहिए तथा व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक कर्मचारी को योग्य उपलब्धि का मूल्यांकन करना चाहिए। इस प्रकार उद्देश्य द्वारा प्रबंधन निर्देशकों के लिए, कर्मचारियों के लिए, सबके लिए ये जरूरी होता है। तो ये आप अच्छे से इसको याद कर लें। क्या है इसमें? स्पष्ट होने चाहिए कि उद्देश्य क्या है और सभी को उद्देश्य के को ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FW ये कह रहे हैं सही जोड़े का मिलान करो। और देखिए ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है और क्या ही बोर्ड है इसके जो इनको पूछ लेते हैं, डीएसएस भी पूछ लेता है इसको। आपको बताना सही कौन सा है। FW टेलर ने मानवीय संबंधी दृष्टिकोण दिया, अभी तो बात हुई थी इसकी, नहीं एल्टन मियो थे, तो ये गलत हो गया। हेनरी फ्योल के जो प्रबंध है वो सार्वभौमिक है, हाँ जी सार्वभौमिक है। एल्टन मियो, इन्होंने तो क्या दिया था? एल्टन मियो ने मानवीय संबंध दिया था या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण? ये तो टेलर ने दिया था मनोवैज्ञानिक। मेरी पार्कर पॉलेट वैज्ञानिक प्रबंध नहीं, इन्होंने भी वैज्ञानिक प्रबंध नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन आपका बस हेनरी फ्योल ही सही होगा, मतलब आपका बी यहाँ पर सही है, बी का मैच सही है। तो ये करेक्ट मैच है, इनको भी आप याद रखें। इन्होंने क्या दिया था? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इन्होंने दिया था भाई, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इनका है। एल्टन मियो का मानवीय संबंध, फ्योल का प्रबंध की सार्वभौमिकता, और टेलर है हमारे वैज्ञानिक साइंटिफिक प्रबंधक। प्रतिष्ठा आत्मक संबंध संबंधित है किससे? फिजिकल बैरियर से, पर्सनल बैरियर से, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर से, या इमोशनल बैरियर से? तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर से। प्रतिष्ठात्मक संबंध संचार के मार्ग में आने वाली संगठन आत्मक बाधाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं। संगठन आत्मक संरचना कर्मचारियों की संचार क्षमता को काफी प्रभावित करते हैं। किसी संगठन में अपने स्तर के आधार पर सभी कर्मचारी विभिन्न श्रेणियों में बटे हुए होते हैं। औपचारिक विभाजन संचार में एक बाधा बनता है, विशेषकर जब संचार संगठन के निचले स्तर से ऊपर की तरफ होता है, तब ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। विक्टर ब्रूम निम्नलिखित के प्रतिपादक थे। विक्टर ब्रूम जो थे, किसको इन्होंने प्रोपेंडेड किया? तो इन्होंने किया था ब्रूम ने मूल्य प्रत्याशा को, वैल्यू एक्सपेक्टेंसी ऑफ स्कूल। तो मूल्य प्रत्याशा की विचारधारा विक्टर ब्रूम ने किया था। इस विचारधारा के अनुसार कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तभी अभिप्रेरित होगा, तभी मोटिवेट होगा, तभी मोटिवेटेड होता है जब उसे यह आशा और विश्वास हो कि
उस कार्य से उसको आमुख मतलब जो वो अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, वह परिणाम उसके लिए आकर्षक होगा। अगर किसी कार्य को किसी व्यक्ति को लगता है कि इस काम करने से मुझे ये फल मिलेगा और ये फल भी क्या होना चाहिए, आकर्षित करने वाला होना चाहिए, तो वहां पर आपका उस विचार को बोलते हैं मूल्य प्रत्याशा। ये विक्टर ब्रूम ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भाई वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छे हैं, और दोस्तों के भी शेयर करें। देखो जो मेरा काम है मैं उसको कर रहा हूं, आपका काम है चैनल को हमारा जो टारगेट है उस टारगेट को पूरा कराना। आप टारगेट पूरा कराएं, इसको चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वित्तायोजन प्रशासनिक भार में वृद्धि करता है। वित्तायोजन मतलब डेलीगेशन। तो डेलीगेशन से क्या होगा? क्या डेलीगेशन से जो एडमिनिस्ट्रेशन बर्डन है वो बढ़ जाएगा? बिल्कुल गलत। सही बताना, तो ये तो गलत करें। डेलीगेशन से तो और कम होगा। क्या होता है डेलीगेशन? डेलीगेशन होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब नीचे वालों को कुछ अधिकार दे देना, अपने अधीनस्थ को अधिकार दे देना, वे डिसीजन ले सकते हैं। आधुनिक युग में अधिकार वित्तायोजन की आवश्यकता प्राय नहीं पड़ती। इसकी प्राय नहीं पड़ती आवश्यकता, तो ये गलत कह रहे हैं, नहीं पड़ती है। अधिकार वित्तायोजन की आवश्यकता तो आज भी पड़ती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की आवश्यकता तो आज भी पड़ती है, हमेशा पड़ेगी भैया। उदारता का कभी भी वित्तायोजन नहीं किया जा सकता। रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नेवर डेलीगेटेड, मतलब अगर आपका सीनियर जूनियर को डेलीगेशन कर रहा है अथॉरिटी का, भाई कर दो, लेकिन फिर भी उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, सुपीरियर की फिर भी जिम्मेदारी बनी रहेगी, तो कभी भी इससे मुक्ति नहीं पा सकता वो। तो ये बात सही कह रहे हैं। कौन सा है ये? सॉरी, सी। सी में ये सही कह रहे हैं इस बात को। अपनी जिम्मेदारी से पीछा नहीं छुटा सकता, बेशक नीचे वालों को, सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को बेशक डिसीजन लेने का अधिकार दे दे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी फिर भी उसकी खत्म नहीं होती। तो सी आपका यहाँ पर सही होगा। ए का ऑप्शन करेक्ट कर लेते हैं। सी ही केवल सही था। ऑप्शन ए में आपका सी आ रहा है, और यहाँ दिया भी हुआ है कि कभी भी वित्तायोजन नहीं हो सकता किसका, उत्तरदेयता का, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी का या अकाउंटेबिलिटी का, फिर भी आपकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। प्रसिद्ध पुस्तक प्रबंध का दर्शन शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई? फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट किसने लिखी है? हेनरी फ्योल ने, या ओलिवर सेल्डन, या एफ डब्ल्यू टेलर, या उर्वरिक? तो उर्विक। तो सही आंसर होगा आपका ओलिवर सेल्डन। ओलिवर सेल्डन ने ये पुस्तक लिखी थी प्रबंध का दर्शन शास्त्र। ठीक है, दर्शन ओलिवर सेल्डन ने। थोड़ा सा इसके बारे में, तो प्रबंध का दर्शन शास्त्र फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, ये ओलिवर सेल्डन महोदय ने लिखी थी, और यह 1930 में लिखी गई। और इसके अतिरिक्त उन्होंने 1920 में प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक भी लिखी। ये भी आप याद रखना, जब आपसे फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट पूछा जा रहा है तो ये बुक भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रबंध के कार्यों को अभिव्यक्त करने वाला पोस्ट कॉर्ब सूत्र किसने दिया था? पोस्ट कॉर्ब सूत्र किसने दिया था? लुथिर लुथर गुलिक द्वारा दिया गया, हेनरी फ्योल द्वारा दिया गया, अर्नेस्ट डेल द्वारा दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा लुथिर गुलिक। जो लुथिर गुलिक थे, इन्होंने दिया था आपका पोस्ट कॉर्ब, जो कहता है P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कोऑर्डिनेशन, एंड R फॉर रिपोर्टिंग, एंड B फॉर बजटिंग। तो इनको सबको क्या कहा था लुथिर गुलिक ने कहा था कि इनको हम पोस्ट कॉर्ब कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीधी मांग रेखा के मध्य बिंदु पर मांग की लोच कैसी होती है? तो यहाँ पर जो मिड पॉइंट की बात हो रही है, इसको देख लेते हैं।
एक ये सीधी रेखा होती है जिस पर हम कीमत दिखाते हैं, कीमत प्राइस, और इस पर हम दिखाते हैं अपनी मात्रा क्वांटिटी जो मांगी गई है मात्रा। और जब हम इस पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शो करते हैं तो बात हो रही है इसके मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट इसके पॉइंट बना लेते, देखिए ये तो होगा मिड, मिड में कह लेते हैं ये है सी, और सी यहाँ है तो यहाँ कर लेते हैं बी, और यहाँ पर कर लेते हैं ए। जब सी यहाँ है तो यहाँ डी कर लेते हैं, यहाँ पर डी, और यहाँ पर कर लेते हैं आपका ई। ठीक है, तो इसकी बात पूछ रहे हैं, तो इस पर क्या होता है, यहाँ पर इकाई लोच होती है। कैसी लोच होती है, इकाई लोच, लोचदार, इकाई लोचदार ये होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, ये लोचदार होती है। यहाँ पर आपकी क्या होती है, पूर्ण, पूर्ण लोचदार होती है। और यहाँ पर क्या होती है, बेलोचदार होती है। और यहाँ पर आपकी पूर्ण बेलोचदार होती है। ठीक है, तो आप अगर देखें इसको, तो यहाँ पर क्या है, इसको यूनिटरी इलास्टिसिटी कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ये इन इलास्टिसिटी है। और यहाँ पर परफेक्टली इन इलास्टिसिटी है। तो यहाँ आपसे पूछा है कि बताइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट पे जो होता है ये क्या होता है, तो इकाई होती है, मतलब इक्वल टू 1 होती है। तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थायी लागत प्रति इकाई उत्पादन में वृद्धि के साथ, जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होती है, आज 200 का उत्पादन हो रहा है और ये आ रही है फिक्स कॉस्ट आपकी 50,000। अगर आप उत्पादन को बढ़ा देंगे, अगर उत्पादन को 200 कर दोगे, तो क्या फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी घटेगी या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए इस पर कोई क्या होता है, ये जो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है घटती चली जाती है। समझिए बात को, मान लेते हैं 50 नहीं, या 500 कर लेते हैं, या 5,000 कर लेते हैं। ठीक है, फिक्स कॉस्ट है आपकी 5,000, फिक्स कॉस्ट है 5,000। तो स्थायी लागत प्रति इकाई उत्पादन में वृद्धि के साथ क्या होगी, घटेगी। क्यों, क्योंकि देखिए पहले फिक्स कॉस्ट आपकी 5,000 में कितनी बना रही थी, 100, तो 100 पर बांटोगे फिक्स कॉस्ट को। और जब आपके, इससे कॉस्ट क्या होगी, और जब आपके 200 होंगे, 200 डब्बे ऐसे समझ लो, 200 बॉक्स बनेंगे, पहले 100 बनने थे अब 200, तो ये 200 जगह बटेगा, तो ये और कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होती है, घटती चली जाती है, ये आपको याद रखना है, डिक्रीज होती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एग्जाम्पल भी आप इसको देख लीजिए। ये कुल संपत्ति उत्पादन की मात्रा और इकाई स्थायी लागत। 5,000 पर कुछ नहीं हो रहा तो 5,000 कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ उत्पादन 5,000 पर एक, उत्पादन की मात्रा 1 है तो फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, 5,000। 5,000 पर अगर उत्पादन बढ़ जाए 2 हो जाए तो अब 2,500 आएगी प्रति इकाई स्थायी कॉस्ट। अच्छा यहाँ प्रति इकाई लिखा था क्या, हाँ लिखा हुआ है प्रति इकाई, तो प्रति इकाई। उसके बाद 5,000, 3 प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 3 हो गया, तो अब 3 जगह बढ़ जाएगा 5,000, तो ये आ जाएगा 4 जगह ये, तो आप देख रहे हैं ये कम होती जाती है प्रति इकाई स्थायी लागत। तो उत्पादन बढ़ने से स्थायी लागत जो होती है वो प्रति इकाई कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा है दो अंकों अंकों 8 और 18 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। 8 और 18 का गुणोत्तर माध्य पूछा है, और यहाँ पर जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर 8 एंड 18, 8 एंड 18। तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से लिखिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, ऐसा ना हो आप फिर सोल्व ना करके देखें। चलो खैर, आपने वीडियो पॉज करके ऑन भी कर ली होगी, अब मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होता है अंडररूट एन, मतलब जितनी भी संख्या होंगी, और ए इंटू बी इंटू सी डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक मल्टीप्लाई होती जाएगी, एन, जितने भी नंबर हैं।
अब जैसे आपके 2 नंबर हैं, तो यहाँ पर इसकी झोली में आप 2 बिठा दीजिए, इसकी 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 पावर हो जाएगी आधी। और ए की जगह क्या है यहाँ 18, बी की जगह क्या है, सॉरी ए की जगह 8, बी की जगह 18। तो क्या कर लोगे, इनके फैक्टर कर लो भाई। 8 के क्या हो जाएंगे, 4 दूनी 8, इसके क्या हो जाएंगे 9 दूनी 18। और फैक्टर कर लीजिए, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, और हो सकते हैं। तो 2 के भी फैक्टर बन जाएंगे कितने, अच्छा इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4, 4 इंटू 4, और 9 के हो जाएंगे 3 इंटू 3। तो ये देखिए सेम बन गए हैं। देखिए ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, बाहर 2 है, तो इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, और इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा 3, तो 4 तिया 12। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 12। आंसर आपका 12 होगा। याद रखना है गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला। बाकी अर्थमेटिक मीन का तो आपको पता ही होगा, गुणोत्तर मीन का भी आप याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक नियंत्रण में निम्नलिखित शामिल होता है, इंटरनल कंट्रोल में क्या कवर होता है। तो आपको बताना है, वैधानिक लेखा परीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षण और आंतरिक जांच, ये सब आता है, या केवल आंतरिक जांच और आंतरिक लेखा परीक्षा, या आंतरिक जांच, आंतरिक लेखा परीक्षा, वैधानिक लेखा परीक्षा, परिसंपत्तियों का भौतिक नियंत्रण, या फिर आंतरिक जांच, या फिर आंतरिक जांच, लेखा परीक्षा, वैधानिक लेखा परीक्षा, परिसंपत्तियों का भौतिक नियंत्रण। तो देखिए जो आपका ये क्या पूछा है, ये पूछा है इंटरनल कंट्रोल। क्या पूछा है, इंटरनल कंट्रोल की बात हो रही है। इंटरनल कंट्रोल में दो चीजें होती हैं, क्या क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल में होता है आपका इंटरनल चेक, इंटरनल चेक होता है या चेकिंग कह लीजिए, और दूसरा इसमें होता है इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। इन दोनों से मिलाकर बनता है इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल में दोनों आते हैं, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट। मतलब क्या आ जाएगा, हिंदी में देखें तो आपका, हिंदी में आ जाएगा इसका ऑप्शन आपका बी सही है, आंतरिक जांच और आंतरिक लेखा परीक्षा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आप बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, आपको क्या लगता है, अगर ऐसे प्रैक्टिस सेट, मेरे मानना तो ये है, आप कुछ भी माने, अगर ऐसे प्रैक्टिस सेट आप 10-15 प्रैक्टिस सेट कर लो, तो तैयारी ऐसी हो जाएगी कि आपकी सीट पक्की। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक नहीं किया है, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखना है और अपनी तैयारी को जारी रखना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। देखिए मैं शॉर्ट वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि अपडेट आ रही है, मैं आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करता कि आपको 30 मिनट 20 मिनट की बात आपको बताऊं कि अब ये हुआ वो हुआ। मैं शॉर्ट में ही आपको पूरी अपडेट दे देता हूं, तो आप अफवाह पर ध्यान ना दें, तैयारी आपकी जल्दी करें। ये सोचिए, पॉजिटिव सोच रखिए कि जो भी टाइम मिल रहा है, ये एग्जाम डिले नहीं, आपको और मौका मिल रहा है तैयारी करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में।